Assalamu alaikum, dear students. In the previous class, we had completed our fourth lesson. The title of the lesson was Be Smart. And now, today we are going to start the next lesson. The title of the lesson is His First Flight. In this lesson, you will get some important values and messages. हम जानते हैं हम जो भी हमारी सरगर्मियां हैं, एक्टिविटीज़ है ज़िंदगी की, उसमें हमारे सामने बहुत सारे मसाइल आते हैं और बिलखुसूस जब हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो हमारे सामने मसाइल ज़्यादा आते हैं। इस लेसन में हमें उन मसाइल का सामना हम किस तरह से कर सकते हैं और एक अहम चीज़ कि जो कंटिन्यूस एफर्ट्स, मुसलसल जिद्दोजहद जिसे हम कहते हैं, वो हमें करनी चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मकासद है उससे बासानी हासिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। His first flight यानी उसकी पहली उड़ान। The young seagull was alone on his ledge. यहाँ पर एक सीगल का जिक्र है, यानी बहरी बगला जिसे हम कहते हैं, वो अलोन था। कहाँ पे? On his ledge. Ledge, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. His two brothers, यानी वो जो था वो अकेला था उस ledge पर. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके जो दो भाई थे और बहन क्या हो चुके थे, पहले यानी एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। फ्लोन यहाँ पे फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, यानी वो उनके साथ उड़ने में उसे डर महसूस हुआ या वो डर चुका था। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. यानी somehow किसी तरीके से उसने क्या किया, थोड़ा सा आगे की तरफ दौड़ा। किस तरफ? टू द ब्रिंक। ब्रिंक यहाँ पे द एज ऑफ द स्टीप प्लेस, यानी जो ढलान वाली कोई जगह है उसका जो एज यानी किनारा है वहां तक वो दौड़ा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, यानी फ्लैप उसकी जो विंग्स होते हैं उसे फड़फड़ाने की कोशिश किया। हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, यानी जो ग्रेट एक्सपांस था, यानी जो वसी एक समंदर था, कहां पे? स्ट्रेच डाउन बीनीथ, यानी उसके नीचे। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो वाकई में बहुत ज्यादा गहरा था। माइल्स डाउन, यानी बहुत कई मीलों गहरा था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने ये महसूस किया कि उसकी जो विंग्स है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ना, तो वो उड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो विंग्स उनके रहते हैं, और उसको ये लग रहा था कि भाई मेरे जो विंग्स है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड, उसने इसलिए उसने क्या किया, अपने सर को बेंड किया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और किस तरफ वापस दौड़ा, यानी जो होल था छोटा सा, कहाँ पे? अंडर द एज, यानी यहाँ पे सॉरी अंडर द लेज, यानी यहाँ पे जो चट्टान थी उसके निचले हिस्से में एक होल था, उस तरफ वो दौड़ा। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो उस रात सोया। यहाँ पे जो वेयर इस्तेमाल हुआ है ना, दैट इज अवर रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा है अंडर, इट इज अवर प्रीपोजिशन, जो हमने अभी पिछली क्लास में देखा था। यानी जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको हमने क्या करना है, जहां भी हमने आपसे कहा था कि भी जहां पर भी आपको कुछ ऐसे टेक्स्ट मिलते हैं, जो कुछ भी रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है, तो आपका एक ये समझिए कि एक अहम जिम्मेदारी ये है कि आप कोशिश करें कि उन वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करें एटलीस्ट, कि भी आपके सामने जो भी सेंटेंस आ रहा है। तो हमने आई थिंक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टार्ट किया था तभी बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं 2 वर्ड्स का भी सेंटेंस हो सकता है, और मोर देन 10 to 15 वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, तो होता क्या है, कहीं कहीं पता कई सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 2 टाइम्स सेम पार्ट को इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सेंस में। तो यहाँ पर हमको जो भी हमने पढ़ा है ना, उसको अप्लाई करने की कोशिश करना है। उससे क्या होगा कि जो कुछ हमारी लर्निंग है वो परफेक्ट होगी। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, यानी बल्कि क्या हुआ कि उनके जो भाई थे, सॉरी छोटी बहन थी और जो भाई थे, तो वो क्या हो गए थे, उनके भी जो बर्थ या विंग्स थे वो बहुत ज्यादा
उसकी बनस्पत छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो भी ब्रिंक की तरफ दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स, और उन्होंने भी अपने परों को यानी फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, यहाँ पे मस्टर अप करेज, मस्टर अप टू गैदर करेज, यानी कि जो करेज है, हिम्मत है, उसको इकट्ठा करना, ये एक फ्रेज है। टू मस्टर अप, टू मस्टर अप करेज, टू टेक दैट प्लंज, प्लंज यहाँ पे छलांग लगाना, यानी वो छलांग लगाने में हो, यानी उसके लिए जो हिम्मत की जरूरत थी वो नहीं जुटा पाया। विच अपियर टू हिम सो डिस्पैरेट, यानी जो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस ऐसा उसे लगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, यानी उसके फादर एंड मदर उसके करीब आए और श्रीली यहाँ पे इन अ लाउड एंड हार्श वॉइस, यानी थोड़े तेज अल्फाज में उसे कहने लगे। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग स्कॉल्डिंग के लिए दूसरा वर्ड है, डांटने लगे उसे। थ्रेटनिंग, और उसे धमकाने लगी, किस बात के लिए? टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व यहाँ पे भूखा रखना या फाका कशी करना, किस लिए? कब? ऑन हिज लेज, उसी लेज पर जिस चट्टान पर वो थे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो क्या करेगा? दौड़ेगा नहीं, या जो भी वो सिखाना चाह रहे थे उसको, यानी खुद से फ्लाई करना, वो तब तक, जब तक नहीं सीखेगा तब तक उसे उन्होंने क्या एक डरा रहे थे या धमकी दे रहे थे कि तुम्हें भूखा रखा जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए वो क्या हुआ? वो हरकत नहीं कर सका। Now students, we have a question. What did the young seagull feel? अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन है उसी का सपोर्ट लेते हुए आप आंसर को फॉर्म करोगे। द यंग सीगल, अब यहाँ फील है और क्वेश्चन में डिड है, तो आप क्या करोगे? फील को सेकंड फॉर्म यूज करोगे। द यंग सीगल फेल्ट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, द यंग सीगल फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। That was 24 hours ago, यानी तकरीबन 24 घंटे पहले। Since then nobody had come near him, यानी उस वक्त तक कोई भी उससे करीब नहीं आया था। The day before, यानी एक दिन पहले, all day long, यानी पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, यानी उसने क्या देखा कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ फ्लाइंग कर रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी क्या कर रहे थे वो? उसको, जो उसके ब्रदर्स और सिस्टर थे, उन्हें आर्ट ऑफ फ्लाइट में, यानी जो उड़ने का जो एक आर्ट है या हुनर हम कह सकते हैं, उसमें परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उन्हें सिखा रहे थे क्या? स्किम, स्किमिंग, या स्किम हम किसे कहेंगे? मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, हियर द सी, यानी जो सी या सरफेस होता है ना, उसके जस्ट ऊपर, यानी सतह समंदर के ऊपर। हम जानते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो समंदर की जो वेव्स होती है, लहरें होती है, उसके ऊपर अपना जो है उड़ते हैं और जो भी है उनका शिकार होता है उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो उन्हें जो पेरेंट्स थे, यानी ब्रदर्स, उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, उन्हें सिखा रहे थे द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और साथ ही साथ किस तरह से फिश के लिए डाइव लगाना है ये भी सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, यानी उसने ये भी देख चुका था कि उसका जो बड़ा भाई है वो, उसने किस तरह से उसका फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग यहाँ पे अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, यानी एक सी फिश जो रहती है सॉफ्ट, तो उस वो कहलाती है हैरिंग। तो उसने किस तरह से अपनी फर्स्ट हैरिंग को हासिल किया। एंड डेवर इट, डेवर यहाँ पे ईट अप हंग्रीली हम ले सकते हैं, यानी निगलना भी हम बोल सकते हैं समझने के लिए। तो उसने किस तरह से उसको निगला। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, यानी वो तो जो था वो रॉक पर खड़ा हुआ था और ये सब देख रहा था। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उस वक्त क्या हुआ? उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके जो ओल्डर ब्रदर था उसके अतराफ में सर्कल यानी बनाकर खड़े हो गए और क्या करते थे? रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल यहाँ पे अटर अ श्रिल क्राई, यानी एक तेज सी आवाज निकाल रहे थे ना, एक तरह से उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice, यानी जो पूरी जो सुबह थी, जो उसकी पूरी फैमिली थी, वो क्या कर रहे थे? वो बिग प्लेटो पे खड़े हुए थे, और साथ ही साथ जो कहां पर वाकई थी? अपोजिट क्लिफ, यानी दूसरी एक अपोजिट क्लिफ, यहाँ पे अ हाई स्टीप फेस ऑफ अ रॉक, यानी एक तरह की चट्टान हम बोल सकते हैं। तो उस और वहां पे थे और क्या कर रहे थे? टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डिस,
कावर्डिस यानी लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर, हम समझने के लिए हम ले सकते हैं बुजदिली, तो उसकी बुजदिली पर उसे टॉन्ट कर रहे थे। द सन वॉज नाउ ascending द स्काई, यहाँ पे ascending द स्काई एक तरह से फ्रेज है, जैसे हम देखते हैं कि इस मॉर्निंग में सूरज निकलता है और वो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो यानी दोपहर तक एकदम यानी शदीद यानी उसकी जो वो रहती है तमाज़ुत बढ़ जाती है। तो वैसे यहाँ पे ascending द स्काई यानी जो सन था वो यानी ऊपर से स्काई पर बढ़ रहा था, एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और जो ब्लेजिंग यानी उसकी जो चमक रहा था या उसकी जो शिद्दत थी वो बढ़ रही थी और काय पर पड़ रही थी, उसके लेज पर पड़ रही थी, दैट फेस द साउथ यानी जो साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट यानी जो बर्ड था उसने सीगल, यंग सीगल, तो उसको हीट महसूस हुई बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि वो पिछली यानी उसकी जो हीट को महसूस होने की वजह क्या थी, एक तो उसने वो जो सूरज था वो यानी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था और उसकी जो शिद्दत थी वो बढ़ रही थी, और साथ ही साथ उसने रात से जो है जो पिछली रात थी उससे खाना भी नहीं खाया था, इस तरह से वो थोड़ा हीट महसूस कर रहा था। Now see the next paragraph. He stepped slowly out to the brink of the ledge. यानी वो क्या हुआ, वो जो बर्ड था वो आहिस्ता से जो लेज का ब्रिंक था उससे बाहर आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा जो लेग था उसका वो विंग में छुपा हुआ था। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख को बंद किया, देन द अदर, फिर दूसरी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। प्रिटेंडेड यहाँ पर हम ले सकते हैं बहाना करना या जो चीज जिसकी हकीकत ना हो वो जाहिर करना, दैट इज प्रिटेंडेड। उसने ये जाहिर करने की कोशिश किया कि सो रहा है। यहाँ आप देख रहे हो कॉमास इस्तेमाल किए गए हैं। हमने पंक्चुएशन मार्क्स में भी देखा है कि कॉमास हम किस कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने किसी यानी एक ही मुतालिक मुख्तलिफ जुमले या मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करना है तो उस वक्त हम उनके सेपरेशन के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, यानी फिर भी जो उसके पेरेंट्स थे या सिस्टर ब्रदर थे उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं और सिस्टर है वो लेटे हुए हैं कहाँ पर, प्लेटो पे। डॉजिंग विद देयर, डॉजिंग यहाँ पे हम ले सकते हैं गुनूद की, यानी जो हमको नींद आती है जिस वक्त तो गुनूद की जो आती है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉजिंग, यानी वो उन्हें नींद आ रही थी या गुनूदगी में थे। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, यानी उनके जो सर थे वो उनकी गर्दनों में, मतलब परिंदे जनरली जिस वक्त सोते हैं या सोने की कोशिश करते हैं तो जिस जो उनकी पोजीशन होती है इस तरह से उसने देखा। हिज फादर वाज स्प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, यानी उसके जो फादर थे वो क्या करते, प्रिनिंग इट्स अ प्रोसेस मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फीदर्स विद द बीक, यानी जो हम जानते हैं बर्ड्स क्या करते हैं अपने जो बीक है उसको फीदर्स के जरिए से साफ करते हैं, तो वो एक अमल जो है वो प्रिनिंग कहलाता है। तो उसका जो फादर था वो कर रहा था यानी प्रिनिंग कर रहा था, किस तरह से, द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, यानी उसकी जो वाइट बैक थी उसके जरिए से। वाई ओनली हिज मदर was looking at him, सिर्फ उसकी जो माँ थी वो उसकी जानिब देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, यानी वो खड़ी हुई थी कहाँ पर, little high hump, hump यहाँ पर a round raised mass on land, यानी एक तरह से जो प्लेटो था उसकी जो एक सतह पर कोई ऊंचाई वाली जगह या कोबड़ वाली जगह इस तरीके से उस पर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रिज थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रिज थी वो आगे की जानिब थी। नाउ एंड अगेन शी टूर एट अ पीस ऑफ फिश, अब दोबारा से उसने क्या किया, उसने जो फिश थी उसका पीस काटा या फाड़ा, दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक, यानी उसके करीब में पैर के पास जो पड़ा हुआ था और उसके बाद उसने क्या किया, स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड यानी जो रब करना, या जो हम जानते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी बीक को रब करते हैं कहाँ पर, कोई हार्ड चीज पर या रॉक्स पर, तो इसी तरीके से उसने भी क्या किया, उसने अपनी बीक को क्या किया, रब किया काय पर, रॉक पर। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, यहाँ पे वो जो मंजर था फूड का उसने क्या किया, मैडन यहाँ पे हम वेरी एंग्री या एनॉयड के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत ज्यादा उससे और ज्यादा एंग्री या एनॉयड किया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, यानी वो कितना पसंद करता था किस चीज को,
फूड को उस तरीके से पढ़ने में, स्क्रैपिंग हिज बीक यानी उसकी जो बीक है उसको स्क्रैप करने में। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट करना यानी शार्प करना, यानी हम जानते हैं बर्ड्स अपनी जो बीक है उसको शार्प करते हैं किसी हार्ड चीज पर या रॉक्स पर, तो उस तरीके से वो भी उस चीज को बहुत पसंद करता। नाउ सी क्वेश्चंस, व्हाई डिड द यंग सीगल फील हॉट, यानी जो यंग सीगल था वो क्यों हॉट फील किया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। द यंग सीगल फील, अब आप देख रहे हो क्वेश्चन में डिड है तो आप इसमें कर सकते हो फेल्ट, यानी डिड रिमूव करना है और अपने फील का सेकेंड फॉर्म यानी फेल्ट कर देना है। द यंग सीगल फेल्ट हॉट, यू मे सी हियर, the young seagull felt hot because the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge, and the young seagull had not eaten since the previous nightfall। यानी हमको यहाँ पर जो भी रीजन था उसका वो देना है और एक्चुअली देखना क्या है कि क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए हम कैसे आंसर को फॉर्म कर रहे हैं। सी एंड अनदर क्वेश्चन, व्हाट वेयर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डूइंग, यहाँ भी आप क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए आंसर को फॉर्म कर सकते हैं या आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं। The young seagull's father was spinning the feathers and his mother was looking at him, यानी जो भी उसके पेरेंट्स कर रहे थे वो हमने डायरेक्टली भी हम दे सकते हैं। Now students, the next part of the lesson will be presented in the next class.